तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज जो अपनी क्लास है जेट एग्ज़ाम 2020 के लिए वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की है। हमने एग्रीकल्चर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है रिवीजन क्लासों के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी, तथा बायो के हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। जो अभी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स देख रहे थे उसके 3 पार्ट कर लिए हमने, 3 क्लासें हो गई है। जो 4th क्लास है वो हो सकता है मैं जस्ट इस क्लास के बाद में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी अपनी वो थी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, कि जो एग्रीकल्चर वाले स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपकी नहीं, लगभग एवरेज स्टूडेंट्स की जो केमिस्ट्री होती है ना वो वीक होती है। बट अब ऐसा नहीं है, जो एग्रीकल्चर वालों की जो केमिस्ट्री आई है ना, अभी नया सिलेबस जो चल रहा है लास्ट ईयर से 2 साल से, तो उसमें क्या है ना, जो प्योर जो केमिस्ट्री थी जो वो हटा दी गई है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कर दी है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर दी हुई है। तो आज अपन वही बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें से लगभग आपके मतलब 20 से अबाउ क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस है लगभग वो जो प्योर केमिस्ट्री है उसमें से आने की बोल रहे हैं जो। तो जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इसमें जो आपका 12वां कक्षा 12 की जो बुक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, कृषि रसायन विज्ञान की कक्षा 12 की बुक है, उसका जो 12वां लेसन है ना, 12वां लेसन जो दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री जो है, डेयरी केमिस्ट्री वाला जो आपका अध्याय है लेसन नंबर 12, वो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जो दुग्ध वाला पार्ट है ना, आपके डेयरी वाला पार्ट, वो एग्रीकल्चर में भी मेंशन किया गया है प्लस केमिस्ट्री में भी मेंशन किया गया है। तो दोनों सब्जेक्ट में ये कवर कर रहा है। इससे बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं और डेफिनेट क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो अगर एग्रीकल्चर में नहीं भिड़ता है तो केमिस्ट्री में भिड़ जाएगा, और एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको इस टॉपिक से रिलेट मिल जाएंगे। तो इसको अपन सोल्व आउट करने वाले हैं। तो इससे अपना केमिस्ट्री का भी पार्ट और एग्रीकल्चर का पार्ट दोनों हो जाएंगे। इसके बाद में जो अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में प्रिपरेशन के लिए जो करेंगे, वो जो आपके 12th की केमिस्ट्री है उसमें जो 7वां पार्ट है ना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, पादप खनिज और पोषक तत्वों वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो आपके 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट कवर करता है। तीनों में मेंशन किया गया है, तीनों में उसको कवर किया गया है। तीनों में जो पादप पोषक तत्व वाला है वो आपको एग्रीकल्चर में भी मिल जाएगा जेट सिलेबस में, बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, और केमिस्ट्री में तो है ही 12वीं की में जो 7वां पार्ट है वो। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है, सोइल साइंस वाले हो गए, जैसे जो केमिस्ट्री में आपके तीसरा चौथा पार्ट है वो आप देख लेना, वो एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री दोनों में है। तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दोनों जगह कवर कर रहा है क्वेश्चंस पुट अप होने के। और अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आना है, नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है। और अपने को करना क्या है, एक सीट निकालनी है, अपना सिलेक्शन लेना है इस बार कैसे भी करके। तो एक बार जो अभी आपके पास आई नो टाइम बहुत कम बचा है, तो एक बार इन टॉपिक्स को आप जरूर देखें। आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, बहुत डीपली पढ़ा है, बहुत हाई मैटर का पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी की है। बट कुछ माइनर ऐसी चीज़ें होती हैं जो 11th 12th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपके जो बुक्स चल रही हैं उनमें है, बट आपके कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगी। कितना ही डीपली लिखा रखा है कोचिंग वाले ने, बट कुछ माइनर चीज़ें होती है जो अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में है उसी में मिलेगी। और वही चीज़ें अक्सर अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम हो रहे हैं उनका अगर अपन देखते हैं तो वही चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें जो पेपर में आ रही है, और विद्यार्थी जो है वो फिर वहीं पे चोट खा जाते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो अभी जो टाइम बचाना, एक बार मैं रटने को नहीं बोल रहा, जो पेंसिल लेके 11th 12th की जो बुक्स हैं आपके पास वो एक बार आप आंखों के से निकाल दें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है वो। जैसे कि ICAR के एग्ज़ाम में हुआ कि जो पेपर था कोचिंग के नोट्सों में से कुछ भी नहीं आया किसी के में से, जो सारा कुछ आया NCERT में से आया, और बायो का मैटर दिया हुआ था। जो फर्स्ट वाला था 16 तारीख को, वो तो बहुत ही मतलब लैंग्वेज में बहुत ही टफ था। बाकी जो भी है, मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स है ना उनको एक बार ध्यान से देखें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट ध्यान से देखिए क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके कवर कर रही है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, और कृषि जो रसायन विज्ञान है दोनों को कवर करेगी। तो एंड तक देखें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, या आपके लिए जो आगे का जो टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला लाऊं या फिर मृदा वाला लाऊं या कौन सा लाऊं, वो आप मेरे को बताना। और क्लास को एंड तक देखा करो, लास्ट तक, क्योंकि ये आपके लिए बनाई हुई है। मेरी ना कोई कोचिंग है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई खोलने का विचार है जो मैं प्रचार वगैरह करूंगा। मैं सिर्फ आपके लिए ये बना रहा हूँ क्लासें वगैरह। तो जो आज की अपनी क्लास है ना, 12वां पार्ट जो 12वीं की किताब है उससे 101% 101% उस पर बेस्ड है। इसमें और कुछ चीज़ें ऐड नहीं की गई है, ओनली माध्यमिक शिक्षा जो बुक है उससे पढ़ा रहा हूँ मैं।
तो एंड तक देखना आराम से। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। वो इसलिए क्योंकि मैं जेट से जुड़ी सारी अपडेट वगैरह, अभी बायोलॉजी के की पॉइंट्स वगैरह, इस क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चंस, वो जब अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे मेरे पास जितने के भी कॉन्टैक्ट सेव है मैं पर्सनली उनको सेंड कर देता हूँ कि देख लेंगे तो कुछ काम आ जाएगा, एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अहमियत रखता है वहाँ पे। बाकी आप खुद समझदार हो। और इस क्लास को ना आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि उनके भी थोड़ा बहुत यूजफुल हो अगर इसमें से आते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी ईमानदारी से जो कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो और आप अपनी सीट क्रैक करो। तो ठीक है, बहुत हो गया भाषण, अब कर लेते हैं स्टार्ट क्लास। ज़्यादा ही हो गया, 5 मिनट का हो गया, कोई ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन जो दुग्ध पाठ का नाम ही जैसे कि आपको पता है, दुग्ध विज्ञान जो रसायन है, दुग्ध केमिस्ट्री, डेयरी केमिस्ट्री, तो उसी से स्टार्ट करते हैं, दूध से ही। तो दूध वसा का एक मुख्य अवयव है, दुग्ध वसा दुग्ध का एक मुख्य अवयव है। जो फैट है ना, वसा या फैट, वो क्या है, जो आपका दूध है ना, मिल्क, उसके कंपाउंड्स में एक मुख्य अवयव है ये। खुद जो वसा है ना वो दूध के जो संगठन में एक मुख्य अवयव होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, जो सर्वाधिक भिन्नता रखता है अर्थात सबसे ज्यादा परिवर्तनशील। दूध के जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी अवयव है, उनमें सबसे ज्यादा जो बदलने वाला, बार बार चेंजेस वाला है, वो कौन सा है, वसा या फैट है। और दूध का सबसे मुख्य अवयव होता है ये। दुग्ध वसा दूध में पायस या इमल्सन के रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। जो अपने दूध के अंदर जो फैट पाया जाता है ना, वसा फैट या जो वसा पाई जाती है, वो किस रूप में पाई जाती है, पायस या इमल्सन, पायस या इमल्सन के रूप में, पायस या इमल्शन के रूप में पाई जाती है। जो दुग्ध के अंदर जो वसा पाई जाती है, मिल्क के अंदर जो फैट पाया जाता है, वो पायस या इमल्सन के रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, गोलिकाओं, गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी, जो 1 ग्राम दूध वसा होती है, 1 ग्राम दुग्ध वसा, समझ रहे हो, 1 ग्राम जो मिल्क फैट होता है उससे अपने को कितनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। 9.3 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम दूध की वसा से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी। पहले मैं आपको एक बार जो मेन इसकी जो लाइनें हैं, वो जो भी टॉपिक्स है इसमें 12वें पार्ट में, वो सारे करवा के फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करेंगे अपन। तो इससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, एग्रीकल्चर में भी और केमिस्ट्री में भी। तो एंड तक देखना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, और लगभग 55 से 60% तक दुग्ध की ऊर्जा वसा में आती है। जो दूध, आप जो दूध पीते हो उससे जो एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी का, टोटल एनर्जी का लगभग 55 से 60%, 55 से 60% जो टोटल जो एनर्जी मिल रही है ना दूध पीने से, 1 गिलास दूध पीने से जितनी भी आपको एनर्जी मिली, सपोज दैट 100 कैलोरी मिली, तो उसमें से लगभग 55 से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो वसा से ही आती है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो दुग्ध से जो टोटल एनर्जी मिल रही है ना, अपन टोटल एनर्जी अपने को प्रोवाइड हो रही है, उसकी लगभग 55 से 60% जो है अकेली दूध वसा अपने को देती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, लैक्टोज या दुग्धम जिसको बोलते हो आप, लैक्टोज। ये हमने वसा के बारे में नॉर्मली, मैंने जो चीज़ें आपके कोचिंग के नोट्सों में है, आई नो आपको आता भी है ये सारा कुछ, बट इसमें कुछ माइनर चीज़ें ऐसी आएगी आगे जो बुक्स में ही है, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली में, आपके कोचिंग के नोट्सों में नहीं है, आपने बहुत नेगलेक्ट कर दिया, उनको ध्यान से नहीं देखा होगा। और अभी जो प्रेजेंट में जो पेपर सेटर हो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं पेपर, उनमें वही चीज़ें आ रही है जो अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटी समझ के छोड़ देते हैं और फिर वो छूट ही जाती है। नेक्स्ट चीज़, अपन वसा के बारे में मैंने इतना कुछ बता दिया, आगे सारी बात करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं लैक्टोज या दुग्धम के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, दुग्धम, लैक्टोज या दुग्धम। दुग्ध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है, दूध के अंदर पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है, तो ऑप्शन में आपको मिलते हैं, तो क्या करके आओगे आप, लैक्टोज या दुग्धम। जो लैक्टोज या दुग्धम होता है वो क्या है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है। लैक्टोज जो है दुग्ध के अंदर पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट चीज देखेंगे, दुग्ध में मीठेपन का उत्तरदायी है और घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, सॉरी, जो दूध के अंदर जो लैक्टोज पाया जाता है, जो दुग्धम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो लैक्टोज इंग्लिश में बोलते हैं,
वो दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है। पहली लाइन तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दूध में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, लैक्टोज है। ठीक है, अब लैक्टोज जो है वो दूध के अंदर किस अवस्था में पाया जाता है, घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। सॉल्यूशन वाली में पाया जाता है घुलनशील। वसा किस रूप में पाई जा रही थी, पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है, गोलिकाओं के रूप में। दूध के अंदर जो वसा पाई जा रही थी, वसा वो पायस या इमल्सन के रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाई जा रही थी। जबकि जो लैक्टोज है वो दूध के अंदर घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, घुलनशील अवस्था में पाई जाती है, और दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स है। और दूध का जो मीठेपन के लिए, दूध में हल्का जो मीठापन होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, लैक्टोज। जो साहिवाल गाय का दूध होता है वो सबसे मीठा होता है, साहिवाल को लोला भी बोलते हैं, उसमें लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, इस कारण वो मीठा होता है। तो जो दूध में मीठेपन का जो कारण है वो क्या है, लैक्टोज है। दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज है। दूध की मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लैक्टोज है और घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन है ना, दूध के अंदर 3 प्रकार की पाई जाती है। जो दूध के अंदर अपने प्रोटीन पाई जाती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है बता देता हूँ मैं एक बार। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन के कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दूध प्रोटीन में कैसीन 80% तक पाई जाती है। जो दूध की जो प्रोटीन के 3 पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है कैसीन प्रोटीन, कितनी तक, 80% तक पाई जाती है। जो दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है कितने परसेंट तक पाई जाती है, कैसीन 80% तक कैसीन पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, जो पायस के रूप में होती है वो किस रूप में, पायस या इमल्सन के रूप में होती है। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि जो वसा पाई जाती है ना पायस या इमल्सन के रूप में, उसी रूप में दूध में प्रोटीन पाई जाती है। किस रूप में, वसा जो पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें, दूध के रंग, जो दूध का सफ़ेद रंग होता है ना वो कैसीन के कारण होता है। और जो गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, किस पे निर्भर करता है, कैरोटीन पर। दूध का जो सफ़ेद रंग है वो कैसीन पे निर्भर करता है। कैसीन जो प्रोटीन है दूध में 3 प्रकार की पाई जाती है, कैसीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। जो कैसीन है वो 80% तक पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, गाय के दूध में प्रोटीन। तो गाय के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, लगभग 3.5%, 3.5%। गाय के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है 3.5% पाई जाती है। जबकि भैंस के दूध की बात करें प्रोटीन की तो 3.6% पाई जाती है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं जेट में कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा तो कितनी पाई जाती है, 3.5%। और गाय के दूध में भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.6%। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, एक मिनट। यहाँ तक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है ये आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ना मिले, पर अपना फ़र्ज क्या है, इनको एक बार कवर करना, एक बार देखना। क्योंकि पेपर बाद में कैसा भी आए, अच्छा होए ना होए, मन में ये गम नहीं होना चाहिए अपने कि यार वो बुक पढ़ लेते तो शायद अपना अच्छा हो जाता। इतने से टाइम के लिए, इतनी सी मेहनत के लिए, पूरी साल की मेहनत को तोड़े आप ऐसे दाव पे लगा सकते हो। होता क्या है, चाहे इसे आए नहीं आए कुछ भी हो, वो बाद की बातें हैं, पर अपना ये होना चाहिए सिलेक्शन हो ना हो कि यार मैंने मेरा पूरा 101% दिया था। ये ना होना चाहिए कि यार मैं उस दिन वो चीज़ पढ़ लेता या ऐसे कर लेता तो शायद मेरा हो जाता। ये जो काश शब्द है ना, काश हो जाता या काश ऐसा कर लेता, ये इसका जो बोझ है ना वो ज़िंदगी भर कभी हटता नहीं है किसी के सिर से भी। अगर लग जाता है ना, अभी जैसे मैंने सुपरवाइजर की तैयारी की सपोज दैट, तो मैंने मेरा 101% दिया, बट मेरे क्या हुआ, जीके में थोड़ा नेगेटिव मार्किंग मैंने ज़्यादा कर दी थी। फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर दी थी, तो थोड़ा सा रह गया था मैं जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें। बट कोई ना, मेरे को 1% भी गम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा 101% दिया था। नहीं हुआ सो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी, मेरे मन में कोई वो नहीं है, गम नहीं है। तो वो चीज़ है, एक बार अगर आप ये देख लोगे सारा कुछ, तो आपके भी ये नहीं रहेगा सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की चीज़ें हैं। नहीं होता है तो वो बाद में देखेंगे, करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये आपका जो मन है ना, उस पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, विटामिन्स। घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जो दूध में जो विटामिन पाए जाते हैं
उनको घुलनशीलता के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? जल विलेय और वसा विलेय। कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील, सेकंड जो है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, इन दोनों की बात कर लेते हैं। दूध में कौन कौन से क्या विटामिन है? तो जो जल में घुलनशील है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जल में घुलनशील कौन सा होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी में कौन कौन से आता है? जो थायमीन है, राइबोफ्लोविन है, पायरिडोक्सिन है, ठीक है, B6, B2 जो भी है वो सारे बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। थायमीन, राइबोफ्लोविन, पायरिडोक्सिन, जो तीनों चीज है ना। नेक्स्ट वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील वाले कौन कौन से हैं? अधिक ADEK, ADEK, ये 4 विटामिन हैं। ये चारों क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं, वसा के अंदर घुल जाते हैं। और ये कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जल में घुलनशील होता है। एक चीज़ बताऊँ, विटामिन बी की शरीर में जो अपने मात्रा होती है वो बनती और निकलती रहती है। वो किस लिए? कि जो यूरिन के माध्यम से, ये क्या जल में घुलनशील है तो जो यूरिन होता है उसमें ये घुल के बाहर निकल जाता है। जबकि जो ये वसा में घुलनशील विटामिन है ना, ADE के, ये शरीर में बार बार नहीं निकलते, तो इनको आना कम मात्रा में लेने की ज़रूरत पड़ती है, या इनको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं मैंने बता दिया। इनका रीजन भी कि ये जल में घुलनशील होते हैं, इस वजह से अपने शरीर से बाहर हो जाते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, गाय के दूध में लगभग 86% और भैंस के दूध में लगभग 83। गाय के दूध में पानी कितना पाया जाता है? लगभग 86% तक। ये चीज़ भी याद रखोगे, शायद आपके कोचिंग के नोट्स में हो ना हो। भैंस के दूध में जो पाया जाता है वो 83%। एक चीज़ और बता दूं, जो भी आंकड़े वगैरह हैं वैसे सब ये जो मेन आंकड़े हैं जो हमेशा स्थिर रहते हैं वो सब लगभग एक ही लिखाते हैं लगभग। बट होता क्या है, अगर आपने कुछ गलत भी पढ़ रखा है या गलत भी याद है या कर आते हो ना, तो अगर आपने जो 12th की जो बुक्स है उनमें से किया हुआ है ना, तो आप उस पर कुछ भी लगा सकते हो, रिट वगैरह, क्योंकि वही मान्य है। और चीज़ें मान्य नहीं है तो कोचिंग के नोट्स जो हैं उनको थोड़ा कम देके ये 12th वाली बुक्स देखो आप। तो भैंस के दूध में कितना पानी पाया जाता है? गाय के दूध के अंदर जो पानी पाया जाता है 86% और भैंस के दूध में 83% तक पानी पाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये घुलनशील का बता ही दिया। विटामिन 2 प्रकार के हैं घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वसा में घुलनशील ADEK। नेक्स्ट, जो भैंस का जो गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.028 से 1.030। गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो कितना है? 1.028 से 1.030। ये जो सारी कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, आपको लग सकता है नॉर्मली चीज़ें लग रही हो कि आपको आती है बहुत चीज़ें, बट जो 12th की बुक में है वो सारा कुछ मैं आपको एक बार जो इम्पोर्टेंट वो सारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो गाय के दूध के अंदर जो अपेक्षित घनत्व पाया जाता है 1.028 से 1.030 तक पाया जाता है, जबकि भैंस के दूध पे जो अपेक्षित घनत्व पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 1.032। 1.032 ये क्या है? भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है और ये गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है। अब बात करते हैं अपेक्षित घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व है 1.028 से 1.030। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेटा जो दूध होता है आपका, उसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.037। ये किसका होता है? जो आपका सेपरेटा दूध है। सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037 और वसा का 1 ग्राम वसा का अगर अपन अपेक्षित घनत्व देखें तो कितना होता है? 0.93, 0.93। ये क्या है? वसा का अपेक्षित घनत्व है। यह है सेपरेटा दूध का, यह है भैंस के दूध का, यह है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ये सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां तक हमने कर लिया है। बॉइलिंग पॉइंट, दूध का जो उबाल बिंदु होता है ना, वह कितने टेम्परेचर पे दूध उबलने लगेगा? तो वो कितना होता है? 101 डिग्री
सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे दूध क्या होता है, अपने जो उबाल पॉइंट बिंदु है उसके ऊपर पहुंच जाता है और उबलने के लिए तैयार हो जाता है। तो 101 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है दूध का वो कितना है, उबाल बिंदु 101 डिग्री सेल्सियस। और जो हिमांक बिंदु है, जिस बिंदु पे दूध जमने लगता है वो कितना है, -0.52 से 0.56, माइनस के अंदर ये टेम्परेचर। उबलेगा तो कितना टेम्परेचर पे, 101 डिग्री सेल्सियस पे। और जो हिमांक बिंदु उसका जमने का जो क्राइटेरियन का है वो कितना है, 0.52 से 0.56, माइनस में है ये टेम्परेचर। जो जमने वाला है वो माइनस में दिया गया है। दूध का जो पीएच होता है वो होता है 6.4 से 6.7। दूध का जो पीएच है 6.4 से 6.7, मतलब हल्का अम्लीय प्रकृति का हो गया। दूध कैसा हो गया, हल्का अम्लीय बोल सकते हैं अपन, 6.4 से 6.7। पर एक चीज़ बताऊं, जो क्षारीय दूध होता है ना, वो टीबी जो मरीज है, टीबी के जो मरीज है जितने भी, उनके लिए लाभदायक होता है। क्षारीय जो दूध होता है, टीबी या क्षय रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7, मतलब हल्का अम्लीय प्रकार का होता है। बट जो क्षारीय प्रकृति का जो दूध होता है ना, वो टीबी या क्षय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वो किसका होता है, जो आपके बकरी है, बकरी क्रेपा हिरकस बकरी, उसका जो दूध है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो टीबी रोगी है, जो क्षय रोगी है, उनके लिए वो यूजफुल होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, पर जो 12th की बुक है केमिस्ट्री की, उसमें जो पीछे क्वेश्चन आते हैं ना, जब अपना लेसन ओवर हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, उसके पीछे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना कि किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, कौन से महीने में, ठीक है, कौन से महीने में, कौन से महीने में दूध के अंदर, दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब आपने ये कोचिंग के नोट्स में पढ़ा है क्या, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, बट ये 12th की बुक में दिया गया है। और ये ऐसे कैसा अगर जीट में मिल जाता है ना, तो आप कोई कुछ नहीं कर पाओगे कि कौन से महीने में दूध में, कौन सा महीना है, साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से कौन सा मंथ है जिसमें दूध के अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको, जनवरी, मार्च, नवंबर और जुलाई। अब बता दो आप, कोचिंग के बहुत अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, मैंने बता रहा हूँ कुछ माइनर चीज़ें हैं जो अपने को उन्हीं में मिलेगी, और उन्हीं में से पूछ ली गई तो फिर अपन रह जाएंगे, पर अपने को रहना नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये कुछ हल्के में लग रहा है, बट एक बार देख लेना। आप मेरी क्लासें नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप टाइम कम है, आप बुक्स देख लेना, जो भी आपको बेस्ट लगे, कि कौन से महीने में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, फैट की जो मात्रा है वो सर्वाधिक कौन से मंथ में होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवंबर। नवंबर के महीने में जो दूध की मात्रा है, दूध के अंदर जो वसा की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध में न्यूनतम वसा होनी चाहिए। दूध के अंदर जो दूध है, जिसको अपन दूध बोल सकते हैं, उसके अंदर न्यूनतम वसा फैट है वो कितना होना चाहिए, 3 फैट का तो दूध होना ही होना चाहिए। दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि है, दूध को दूषित करने वाली, हानि पहुंचाने वाली या दूध को खराब करने वाली, प्रदूषित करने वाली, दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष, जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं दे रही, वो कौन सी चीज़ है। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जीवाणु। जीवाणु वो शक्ति है जो दूध को अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाती है, अशुद्धि है। ठीक है, दूध को दूषित करने वाली अप्रत्यक्ष अशुद्धि जीवाणु है। गाय के दूध में दुग्धम या लैक्टोज कितना होता है, 4.90 तक होता है। एक चीज़, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्या, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है, आनंद, गुजरात में। कहाँ पे है, आनंद, गुजरात। आनंद गुजरात में है NDDB। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। जो NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, भारतीय डेयरी निगम। जो भारतीय डेयरी निगम है, भारतीय डेयरी निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1970 को। कब हुई थी, 13 जनवरी
1970 भारतीय डेयरी निगम। एक जो श्वेत क्रांति है उसके जनक वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था, तीनों चरण का आपको पता होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हो गई। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी केमिस्ट्री पे, जो डेयरी केमिस्ट्री है उसी पे। आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक में करवाऊँ। मेरा यही मोटिव रहेगा कि ये जो 5-7 टॉपिक है ना, जो दोनों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, इनको अगर अपन अच्छे से बुक से एक बार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पहले आपके पढ़े हुए हैं एक बार और कर लेंगे ना, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इनसे अगर क्वेश्चन आ गया तो अपने को छोड़ना नहीं है, वो चाहे फिर एग्रीकल्चर में हो, चाहे बायो में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, वो क्वेश्चन अपने को करके आना है और राइट करके आना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं होएगी बट बड़ी हो ही जाएगी, अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है। दूध में अम्लता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। दूध के अंदर जो अम्लता पाई जाती है 2 प्रकार की पाई जाती है। तो प्राकृतिक अम्लता, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पुटअप होने के कि दूध में जो अम्लता है वो 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। दूसरी कौन सी है? विकसित, जो बाद में बन जाती है। प्राकृतिक जो अम्लता है वो किसके कारण पाई जाती है ये भी मैं लिख देता हूँ। उसमें आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कारक दूध की प्राकृतिक अम्लता को प्रभावित करता है या उसके कारण होती है, या निम्न में से कौन सा कारक दूध की प्राकृतिक अम्लता का नहीं है, ऐसे आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पेपर दोगे। प्राकृतिक अम्लता जो है वो किस किस के कारण हो जाती है? CO2, साइट्रेट और एल्ब्यूमिन, केसिन, फास्फेट के कारण। CO2, फास्फेट, केसिन, एल्ब्यूमिन, इनके कारण क्या होता है? प्राकृतिक अम्लता उपज जाती है। प्राकृतिक अम्लता जो होती है CO2, साइट्रेटस, एल्ब्यूमिन और केसिन, फास्फेट के कारण हो जाती है। ताजे दूध में कितनी पाई जाती है? 0.11 से 0.14 तक। ताजे दूध में अगर अम्लता की बात करें तो 0.11 से 0.14% तक पाई जाती है। दूध के अंदर जो अम्लता पाई जाती है, खटास जो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं? COB, क्लोथिंग ऑन जो बॉइलिंग ऑन, COB जो टेस्ट है वो किया जाता है इसकी जांच के लिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। दूध के गाढ़ेपन को केसिन, वसा और एल्ब्यूमिन प्रभावित करते हैं। दूध का जो गाढ़ापन है ना, सेंटिपाइज, दूध का जो गाढ़ापन है उसको केसिन, एल्ब्यूमिन वगैरह जो है वो प्रभावित करती है। फैट जो वसा है ना वो भी दूध के गाढ़ेपन के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इस पैराग्राफ में, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि टाइप्स ऑफ मार्केट मिल्क, कि जो मार्केट में अपने को बाजार में जो दूध मिल रहा है ना उसके प्रकार देख लेते हैं अपन। कौन से दूध में कितना क्या कंपाउंड्स है, कौन सी मात्रा में क्या पाया जा रहा है, वो सारा कुछ। तो फर्स्ट जो अपना इसमें है वो है संपूर्ण दूध। कंप्लीट जो मिल्क होता है, संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध क्या होता है? जैसा का जैसा अपन स्वस्थ पशु से निकाल के दे देते हैं, उसके जो रासायनिक संगठन है, जो उसका कंपाउंड्स है, उसमें बिल्कुल भी 0.1% भी चेंजेस नहीं किए गए हों, वो क्या कहलाता है? संपूर्ण दूध कहलाता है। जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हो, बिल्कुल प्योर होता है, उसको बोलते हैं, जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। दूसरा जो है अपना टोन्ड मिल्क। कौन सा है? टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क में फैट कितने होते हैं? 3। टोन्ड मिल्क में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? फैट 3%। और जो SNF होता है ठोस घुलनशील पदार्थ, वो कितना होता है? 8.5। फिर आता है अपना डबल टोन्ड। अब डबल टोन्ड में जो वसा पाई जाती है आपके, वो पाई जाती है 1.5%, 1.5%। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी आया था कि डबल टोन में वसा, तो जैसे कई बार अपने को याद रह जाता है कि टोन में 3 है तो डबल टोन में 6 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उल्टा है। टोन में 3% वसा है तो डबल टोन में 1.5 हो जाएगी। बाकी जो SNF है वो 8.5 से 9 हो जाएगी। डबल टोन जो मिल्क है उसमें जो SNF है घुलनशील, वो कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दूध का संग्रहण 5 डिग्री सेल्सियस पे अपन कर सकते हैं, 5 डिग्री पे। बाकी जो BMCs वगैरह होते हैं ना, जो कोल्ड स्टोरेज करते हैं दूध का 1-2 दिन, वो उनका जो टेम्परेचर रखते हैं ना, उन टैंक वगैरह का आपने देखा होगा, BMC डेयरी वगैरह पे जो होता है कोल्ड स्टोरेज, उसका लगभग टेम्परेचर रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको दूध को रखा जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, दूध का पाश्चुरीकरण। जो पाश्चुरीकरण होता है
इसकी जो टर्म्स दी थी वो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। किसने दी थी? लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर ही थे जिसने फॉर्मेशन जो किण्वन है उसकी खोज भी इसी ने की थी। अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो दूध का पाश्चुरीकरण है, ये जो टर्म्स दी थी उसको पाश्चुरीकरण की, वो किसने दी थी? पाश्चुरीकरण वाली टर्म्स लुईस पास्चर ने दी थी। अब इसमें क्या क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं, जिसमें दूध को निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक रखकर प्राय उसके सभी जीवाणु को नष्ट किया जाता है। पाश्चुरीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर रखकर, एक निश्चित तापमान पे एक निश्चित समय तक रखकर उसके जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। जबकि जो दूध के मुख्य अवयव हैं जो अपने को काम में आना है, जिसमें फैट है, ठीक है, प्रोटीन है, जो भी है, उनको नहीं छेड़ा जाता। उसको क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। तो बुक में क्या लिख रखा है आपके 12th की में कि जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर उसके प्राय सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व या क्रीम लेयर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूध का जो खाद्य महत्व है, दूध को खाते क्यों अपन? उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी जो क्रीम लेयर है ना, उसको भी कोई इम्पेक्ट नहीं करता है ये जो अपन पाश्चुरीकरण करते हैं। बस ये क्या करता है? उसके जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है या उन्हें मार देता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसको 3 स्टेप में करते हैं। पाश्चुरीकरण जो करते हैं 3 स्टेप है इसके। स्टेप फर्स्ट क्या है? गर्म करना। गर्म करना, इसमें क्या करते हैं? दूध को अपन गर्म करते हैं। सेकंड जो अपनी है होल्डिंग, होल्डिंग या धारण। सेकंड जो स्टेज है होल्डिंग या धारण। इसमें क्या करते हैं? जिस टेम्परेचर पे, जैसे 61 पे कर रहे हैं, 62 पे कर रहे हैं, या 71 पे कर रहे हैं, 72 पे कर रहे हैं, तो उस पर कुछ समय के लिए रोकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए रोकते हैं। पर जो सेकंड अपना स्टेप है पाश्चुरीकरण करने का, वो है धारण या होल्डिंग, उस टेम्परेचर पर रोकना। थर्ड जो अपना है वो क्या है? ठंडा करना, वापस उसको कोल्ड, ठंडा करना। तो ये तो हो गई। अब बात करते हैं इसके बारे में पाश्चुरीकरण की ही। ये 3 स्टेप में मैंने बता दिया, गर्म करके फिर उसको वहीं पे होल्डिंग कर देते हैं उस टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए, फिर उसको वापस ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकरण में उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, बट उसका जो खाद्य महत्व है, उसकी जो क्रीम लेयर है, उसको नहीं छेड़ा जाता है, वो अप्रभावित रहती है। ये चीज़ याद रखना, मेन यही है। नेक्स्ट देखते हैं पाश्चुरीकरण की विधियाँ। पहली जो है वो है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मतलब कम तापमान, लो टेम्परेचर का मतलब कम ताप पर, लॉन्ग टाइम अधिक समय तक। पाश्चुरीकरण की जो विधि है कि कम तापमान पर अधिक समय तक, LT की लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस पे क्या करते हैं? लो टेम्परेचर वाली में इसमें दूध को लगभग 62.8 डिग्री या 63 भी बोल सकते हो, मेनली 62.8 या 63 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अपन फॉर्मेट उसमें चेंज करेंगे तो लगभग 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितनी देर के लिए गर्म करते हैं? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कम तापमान को अधिक समय के लिए देंगे। तो कितनी तक देंगे? लगभग 30 मिनट तक, 30 मिनट। अब मैंने बताया पाश्चुरीकरण की 3 स्टेज बताई। फर्स्ट स्टेज इसको गर्म करना, गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 62.8 या 63 पे। दूसरा है होल्डिंग, उसको वहाँ पर रोके रखना, कितने टाइम तक रोके रखते हैं? 30 मिनट तक। थर्ड जो अपनी स्टेप है वापस इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट जो है पाश्चुरीकरण का फर्स्ट मेथड है जो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम वाला। सेकेंड है इसका उल्टा कर लो, हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अधिक तापमान कम समय, अधिक तापमान पर कम समय के लिए। तो इसमें लगभग 71.1 डिग्री, 71.1 या फिर इसको बोल सकते हो 72 डिग्री सेल्सियस पे, 72 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर के लिए? लगभग 15 सेकंड के लिए, या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लगभग 15 सेकंड के लिए होल्डिंग किया जाता है। उस दूध को 15 सेकंड के लिए रखा जाता है इस टेम्परेचर पर, फिर वापस ठंडा कर लिया जाता है। तो ये 2 मेथड तो मैंने बता दिए पाश्चुरीकरण के, कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, दोनों चीज़ क्लियर। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, निर्जमीकरण या स्टेलाइजेशन। तीसरा जो है इसमें निर्जमीकरण,
मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, जो आपकी बुक में है वही मेंशन की गई है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। निर्जमीकरण, निर्जमीकरण के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉमर्शियल रूप से अपन दूध को बेचने के लिए व्यवसायिक रूप से जो थैलियाँ वगैरह पैकेट आती है, वो इसके अंदर निर्जमीकरण के दौरान उसको तैयार करके दिया जाता है। तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 200 से 211 पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। या बात करें 112 से 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करते हैं निर्जमीकरण, दूध का जो स्टेलाइजेशन करते हैं वो। अब दूध का जो अवशीतन केंद्र मैंने बता दिया, अवशीतन केंद्र जो होते हैं, चिलिंग जो स्टोरेज जो होते हैं सेंटर वगैरह, उनमें 4 डिग्री सेल्सियस पे दूध को स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ लेक्टोमीटर, जो दूध की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए करता है। और लेक्टोमीटर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जेट में कि लेक्टोमीटर पे रीडिंग कितनी होती है, 0 से 40 तक रीडिंग लिखी होती है उस पर। जो लेक्टोमीटर है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है, उस पर रीडिंग कितनी होती है, 0 से 40 तक होती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वसा परीक्षण गर्बर विधि द्वारा करते हैं। और ब्यूटायरोमीटर, गर्बर विधि ब्यूटायरोमीटर, ब्यूटायरोमीटर वो जो है उसमें जो पिपेट में जो लेते हैं अपन दूध की मात्रा, वो कितनी लेते हैं, 10.75 ml। अब आपका एग्ज़ाम कोई वो तो है नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ाई जाए, उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे तो इसमें सीधा आएगा पिपेट में दूध की मात्रा कितनी लेते हैं, वसा परीक्षण की गर्बर विधि है तो 10.75 ml लेते हैं। कितना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा गया है, 10.75 आपको याद होना चाहिए। सुपरवाइजर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि पिपेट में दूध की मात्रा 10.75 ml ली जाती है। और इसमें क्या क्या मात्रा यूज होता है, गंधक का अम्ल जो H2SO4 और एमाइल एल्कोहल। और क्या मिलाते हैं गर्बर विधि में जो करते हैं, जो गंधक का अम्ल है H2SO4 और एमाइल एल्कोहल, ये दोनों चीज़ यूजेज होती है। ये भी याद रखना, एमाइल एल्कोहल और गंधक का अम्ल। निर्जमीकरण देख लिए, 10.75 ml देख लिया हमने। आगे चलते हैं, अब बुक का नेक्स्ट पेज निकालता हूँ मैं। अब है COB टेस्ट, जो उबालने पर दूध फट जाता है। COB जो टेस्ट किया जाता है वो अम्लता के लिए किया जाता है, अम्लता या खीस की जांच के लिए किया जाता है। और मैंने पहले बता दिया है कि दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। दोनों चीज़ आपको मैंने बता दी है, कौन सी कितनी होती है। नेचुरली जो ताज़े दूध में अम्लता है वो भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, गाय के दूध में वसा। गाय के दूध में जो फैट होता है 3.5 से 4.5, अम्लता के लिए COB टेस्ट करते हैं, दूध का उबलने पर फट जाना। गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.5 से 4.5 और भैंस के में 6.5 से 7.5% तक वसा पाई जाती है। 6.5 से लगभग 7.5% तक फैट या वसा पाई जाती है भैंस के दूध में। नेक्स्ट देखते हैं क्रीम के प्रकार। तो क्रीम कितने प्रकार की होती है, आपके जो क्रीम होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, टेबल क्रीम, टेबल क्रीम। सेकंड जो है वो है व्हिपिंग क्रीम और गाढ़ी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। और तीसरी है गाढ़ी क्रीम, गाढ़ी क्रीम। बात कर लेते हैं पहली जो अपनी है टेबल क्रीम। टेबल क्रीम में कितना परसेंट तक वसा की मात्रा पाई जाती है, कितने परसेंट वसा वाली, 18 से 25। जिस क्रीम में 18 से 25% तक वसा की मात्रा हो या वसा वाली क्रीम है उसको क्या बोलते हैं, टेबल क्रीम। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है व्हिपिंग क्रीम, उसमें 25 से 45, कितने परसेंट तक होनी चाहिए वसा की मात्रा, 25 से 45% तक। नेक्स्ट है अपनी गाढ़ी क्रीम, जिसमें अबव देन 45, ठीक है, 45 डिग्री पर 45% से अधिक जिसमें वसा है वो कौन सी गाढ़ी क्रीम कहलाएगी। तो ये तो हो गई क्रीम की चीज़। अब बात आती है सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि क्रीम निकालने के लिए, अपन क्रीम निकाल रहे हैं सपोज दैट, तो अच्छी क्रीम निकाल रहे हैं अपन, तो दूध का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। क्रीम निकालने के लिए दूध का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ नोट आउट कर लेना स्टार लगा के कि क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान 30 से 37 डिग्री होना चाहिए। छेना, अब बात कर लेते हैं छेना की। चौक इसको मैं मिटा देता हूँ। छेना,
छेना की बात करें तो गाय के दूध में 14%, भैंस के दूध में 20% छेना बन जाता है। गाय के दूध में 14% और भैंस के में 20%। ये चीज़ दे रखी है आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बुक में। नेक्स्ट देखते हैं जामन देने के लिए टेम्परेचर। दूध में जो अपन जामन देते हैं दही जमाने के लिए, उसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है जामन देने के लिए। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें पनीर का कंपाउंड्स में देखें संगठन में पनीर के में जो अवयव है, तो पनीर के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 24 से 26%। 24 से 26% तक प्रोटीन पाई जाती है पनीर के अंदर। नेक्स्ट जो पाया जाता है इसमें जल, जो वाटर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 34 से 36% तक पानी पाया जाता है पनीर के अंदर। अब रहता है वसा या फैट, कि फैट कितना पाया जाता है अपना पनीर के अंदर। तो पनीर में जो फैट पाया जाता है 35 से 37%, 35 से 37% तक। तो पनीर में क्या क्या पाया जा रहा है? 24 से 26% प्रोटीन, 34 से 36% पानी और लगभग 35 से 37% तक वसा पाई जाती है पनीर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं खीस या कोलेस्ट्रम की। खीस जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। खीस की अगर आपको डेफिनेशन में बताऊं परिभाषा, तो क्या होती है कि तुरंत ब्याई हुई मादा पशु के अयन से प्राप्त होने वाले एक विशेष प्रकार का स्त्राव जो रासायनिक संगठन एवं भौतिक स्वरूप में दूध से थोड़ा अलग होता है और गर्म करने पे फट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम। जो ब्याने के बाद जो मादा पशु है उनके अयन से प्राप्त है कि इस विशेष प्रकार का स्त्राव होता है जिसका जो संगठन है कंपाउंड्स है वो दूध से कुछ अलग होती है और इसको गर्म करने पर ये क्या होता है? फट जाता है। उसको क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं खीस के बारे में कि जो खीस का अपेक्षित घनत्व वो कितना होता है? 1.040 से 1.80 तक होता है। खीस का अपेक्षित घनत्व, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.040 से 1.080 तक होता है। खीस का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.040 से 1.080 तक होता है। और अम्लता जो होती है वो इसमें दूध से अधिक होती है। कितनी होती है? 0.2 से 0.6% तक होती है। मतलब 0.20 से 0.60 मान सकते हो, या 0.2 से 0.6 दूध से अधिक पाई जाती है खीस में अम्लता। ये हो गया इसका अपेक्षित घनत्व खीस का। अब ये जो खीस है वो आरेचक होता है, आसानी से पचने वाला होता है और इसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। विटामिन ए जो है कैरोटीन उससे भरपूर पाया जाता है, जिससे कि इसकी आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा रहता है। और जो भी गाय भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं, बछड़े, उनको पिलाने से उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं घी के बारे में। तो घी के अंदर जो वसा पाई जाती है वो 99% तक शुद्ध वसा पाई जाती है। घी जो बात करें तो जो दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में घी बनाया जाता है। और घी के अंदर वसा कितनी पाई जाती है? शुद्ध वसा 99%। ये क्वेश्चन याद रखना कि दूध वाले जितने भी उत्पाद हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का निर्माण होता है तो घी का किया जाता है। और कितना? 99% तक शुद्ध वसा पाई जाती है घी के अंदर। नेक्स्ट देखिए घी में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, घी जो है अपना 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होता है? तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका जो स्टोरेज करते हैं वो बेस्ट टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। घी के लिए कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं धोवन। तो जो क्षारीय धोवन, अब आते हैं अपना कि जो अपनी दुग्धशाला है उसमें जो बर्तनों की सफाई करते हैं उस चीज़ के बारे में। अब ऐसे एक चीज़ बता दो आपको, कोचिंग के नोट्सों में तो आपके पता नहीं घी के बारे में 50 लाइन लिखा रखी होगी, अम्लता वगैरह सारा कुछ छोटे से छोटा, बट जो बुक में दे रखा ना वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एनिमल हस्बेंड्री की अपनी पहले क्लासेस हो चुकी है, उनमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो फुल 101% जो अपनी बेस जो बुक है 12th की उसके आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कम बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जो भी बुक में लिखा है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो धोवन पदार्थों के बारे में देखें तो क्षारीय धोवक, क्षारीय जो क्षारीय प्रकृति के धोने वाले जितने भी केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? दाहक सोडा, सोडा राख और सोडियम बाइकार्बोनेट। दाहक सोडा, दाहक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और
एक और है सोडा राख। ये तीनों क्या है, क्षारीय प्रकृति के क्या है, धावक है, धोने वाली चीजें हैं। अब देखते हैं अम्लीय प्रकृति के धावक, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अम्लीय प्रकृति के धावक कौन कौन से, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल। अम्लीय प्रकृति के टार्ट्रिक अम्ल, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या है, अम्लीय प्रकृति की। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट है क्षारीय प्रकृति का धावक, अम्लीय प्रकृति का धावक, या फिर जटिल फास्फेट, जो भी है। 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो वो चीज़ है, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आता है तो पुटअप होता है। तो क्षारीय धावक में कौन कौन से हैं, मेनली धायक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा राख। अम्लीय में कौन कौन से हैं, जो टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। अब आते हैं जटिल फास्फेट वाले। ये क्या होते हैं, जिन एरियाज में जो कठोर जल होता है ना उसको मृदु बनाते हैं। ऐसा पानी भी होता है जिसमें अपन से कितना भी साबुन लगाए झागू वगैरह नहीं आते ना, वहाँ के लिए यूजफुल है कौन से, जटिल फास्फेट। वो कठोर पानी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, ये पानी को मृदु बना देते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी साबुन झागू नहीं देता है ना, उनमें बर्तन धोने के लिए किसका यूज होता है, जटिल फास्फेट का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कठोर जल वाले एरिया जो है क्षेत्र, उनमें बर्तन धोने के लिए दुग्धशाला में कौन सा रसायन यूज किया जाता है, किस प्रकृति के, तो जटिल फास्फेट प्रकृति के किए जाते हैं। तो ये 12th की जो केमिस्ट्री थी उसका 12वां जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट जो मेन चीज़ें वो आपको रिवाइज करवा दी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट कौन सा है। बाकी बायोलॉजी की जो नेक्स्ट पार्ट 3 तक हमने कर ली है, जिन भाइयों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो एक बार प्लीज़ देख लें। चैनल का पेज विजिट करें, प्लेलिस्ट में वगैरह वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे अच्छे से। बाकी आज 4था पार्ट और मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद में। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई दिक्कत हो या आप जो सजेशन दे सको जो आपके लिए बेस्ट हो, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो आप मेरे को बताएं, क्योंकि आप जो बताओगे उस पर 101% काम किया जाएगा बहुत जल्दी एग्जाम से पहले, और जितना ज़्यादा हो सके आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो सभी भाइयों को बहनों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।